आप सभी को प्रणाम अभिवंदन करते हुए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर जहाँ स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र चिंतन की एक बात चल रही है और उस क्रम में उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग ने यह अभूतपूर्व कल्पना करके इस तरह के संस्थानों को स्थापित किया और इस तरह के कार्यक्रम जिनका संचालन यहाँ पर बड़ी ही महनीयतापूर्वक हो रहा है वो निश्चित ही हम सभी के लिए बड़े आदरणीय और श्लाघनीय के साथ अनुकरणीय भी है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के जन्म कल्याणक के इस उपलक्ष्य पर प्राकृत भाषा और साहित्य को दृष्टिकोण में रखते हुए भारतीय संस्कृति को क्या योगदान अवदान इसका रहा, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर अभय कुमार जी जैन सर, आमुख वक्तव्य के रूप में जैन दर्शन प्राकृत भाषा के तलस्पर्शी मर्मज्ञ और सरल हृदयी विद्वान आदरणीय प्रोफेसर ललिन शास्त्री जी सर, जैन दर्शन के विशिष्ट विद्वान आदरणीय डॉक्टर योगेश जी, जिनको इनके वक्तव्य के माध्यम से तो आज प्रथम बार सुन सका, लेकिन इनकी कृतित्व के माध्यम से मैं इनको बहुत वर्षों से जान रहा हूं और इस संस्था को अपने कार्य से अनुप्राणित करने के लिए अभी सरकार ने जिन नवनिदेशक को नियुक्त किया, ऐसे आदरणीय अमित अग्निहोत्री जी सर, सम्मानित नए जिनको पदभार दायित्व दिए गए हैं, ऐसे हमारे सभी आमंत्रित सदस्य, आप सभी विद्वत वर्ग, प्रिय छात्रों जो हमारे इसके प्राण हैं। भाषा को लेकर के मन में हमेशा ही बड़ी बातें होती हैं, उत्कंठाएं उत्पन्न होती हैं, प्रश्न भी आते हैं, लेकिन जब विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये समझ पाते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति, बात कहने का एक जरिया है। लेकिन वो किस भाषा में कहा जाए, किस तरीके से कहा जाए, किस सलीके से उस बात को रखा जाए जिससे वो हृदय ग्राही हो जाए, और वो कार्य हमारी प्राचीन सभी भारतीय भाषाओं ने किया और उसमें मुख्य तौर पर प्राकृत भाषा ने अपना एक प्रमुख स्थान स्थापित किया है। क्योंकि प्राकृत भाषा, जैसा कि हम सभी सुन ही रहे हैं, कि ये प्रकृति को समर्पित भाषा है। जो हम बचपन में जो उच्चारण करते हैं वो वस्तुतः प्राकृत भाषा है। जो आज हम संस्कारित करके बात कर रहे हैं वो प्राकृत भाषा नहीं है। लेकिन जो हमने बचपन में, बच्चे बोलते हैं, गमला बोलने के लिए बोलेंगे किसी छोटे बच्चे को तो गमला बोलते हुए नहीं बनेगा, वो कुछ भी, छिपकली को छिकली बोलेगा, कुछ भी उच्चारण कर सकता है। ये उसका नैसर्गिक उच्चारण है जो कि हमें उसकी प्राकृत भाषा की ओर ध्यान दिलाता है। बचपन में मैं आम को अम्मू बोल देता था, हींग को हिंगू बोल देता था, तो इस पर बात पर लेकर के पिताजी ने थोड़ा सा नाराज़गी व्यक्त की, यद्यपि मैं बहुत छोटा था। लेकिन फिर एक दिन पढ़ते हुए कहते हैं, बुलाया मेरे पास में, बोले तुम तो सही बोल रहे थे। तो मैंने कहा क्यों, उस दिन तो आप डांट रहे थे। बोले नहीं नहीं, ये प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक है, इसमें देखा मैंने। तो बोले इसमें इन शब्दों के प्राचीन उच्चारण इसी प्रकार से, इससे मिलते जुलते, एग्जैक्ट नहीं लेकिन इससे मिलते जुलते शब्द हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब ग्रंथों की गहराई में जाते हैं, भाषा के गहराई में जाते हैं, तो यह बात हमें निश्चित रूप से स्पष्ट होती है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम है। और उस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान आदिनाथ ने कैसे यहाँ पर जो उनके जन्म कल्याण पर यह कार्यक्रम हो रहा है, कैसे उन्होंने प्राकृत भाषा को धारण किया, कैसे उस भाषा के माध्यम से अपनी सारी बात को समाज के मध्य में, जनमानस के मन मस्तिष्क में उस बात को उतारने का जो उन्होंने एक अभियान छेड़ा, और जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका जो प्रथम प्रवचन हुआ और समस्त प्रवचन हुआ, यहाँ तक कि न केवल भगवान महावीर स्वामी का अपितु भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक 2400 तीर्थंकर ने इस प्राकृत भाषा को, और देखिए इसको जो उनके प्रवचन होते हैं उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कि उनके प्रवचन अर्धमागधी भाषा में हो रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बोले मागधी का जिसमें मागधी की अधिकता हो, मागधी की प्रचुरता हो, और उसके बाद शेष जो अन्य लोकल लैंग्वेजेस हैं
उन भाषाओं का जिसमें समावेश हो, उनको मिलाकर के जिस भाषा की उत्पत्ति होती है उसको अर्धमागधी कहा गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसका वैज्ञानिक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, जिस क्षेत्र में है, वहाँ जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उस भाषा में ही आज हम देखते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल भाषा में काशी आते हैं, काहो सब ठीक बा। जब ये इस प्रकार का बोलते हैं तो हम लोग के अंदर एक आह्लादिक अपनापन, तो भाषा जो है वो अपनेपन की एक प्रेरक है, वो अपनापन हमें दिखाती है। ये सर्वग्राही भाषा है और इस भाषा से न केवल सर्वग्राहीता दिखती है अपितु इस सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत भाषा है। जब हम विचार करेंगे तो ग्रंथ पढ़ने पर यदि उस ग्रंथ के लेखक को हटा दें, उस ग्रंथ के नाम को हटा दें, सिर्फ आपके सामने ग्रंथ की भाषा हो। अभी आदरणीय अमित अग्निहोत्री सर ने एक मेरे को स्टेंजा दिखाया। अब सिर्फ यदि एक स्टेंजा के तौर पर हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप समझ में आएगी कि प्राकृत भाषा किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही है, जैसा कि हमारे आमुख वक्ता महोदय ने कहा कि वो गुणों की बात कर रही है। गुण किस में प्रकट होने चाहिए? गुण तो सब में प्रकट होने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी एक को भी छोड़ देंगे तो समाज में वो व्यक्ति पीछे रह जाएगा और उसकी एक कमी से कहीं ना कहीं समाज में कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। एक बार प्राकृत के गोष्ठी में चर्चा हो रही थी और उस गोष्ठी के दौरान विषय रखा गया मानव मूल्य, कि प्राकृत साहित्य में मानव मूल्य की चर्चा हो। मैंने आलेख पढ़ना चाहा और जब उस पर चिंतन किया तो मैंने कहा कि ये मानव मूल्य पर हमारा प्राकृत साहित्य नहीं रुक सकता है। ये तो जीवन मूल्य की बात करता है, ये उससे भी आगे प्राणी मूल्य की चर्चा करता है, क्योंकि हम किसी को भी अपने से पर मानते ही नहीं है। जो स्वयं के लिए सोचते हैं, जो स्वयं के लिए आचरण हम अपेक्षित करते हैं, वही दूसरों के प्रति हमारा भाव होता है। और ये वर्षों से, हजारों वर्षों की ये जो लंबी परंपरा है, ये भाषा हम सोचते हैं कि शायद आज मृत हो चुकी है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना कि डीएनए में कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों का अंश मिल जाता है, वैसे ही यदि हम आज हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, कोई भी भारतीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें बहुतायत से सीधा सीधा संबंध प्राकृत भाषा से होता है। आप प्राकृत भाषा के शब्द देखिए, डिक्शनरी कभी भी उठा के पलटिए, कोई स्पेसिफिक पेज मत खोलिए, आप जहां मन करे वो पेज खोलिए और उसमें जो शब्द क्रम से दिए उन सारे शब्दों को पढ़िए। उसमें कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा टकरा जाएगा कि ये शब्द तो, और हमें नहीं समझ में आएगा तो जो अन्य भाषा भाषी लोग हैं उनको समझ में कह रहे ये हमारे तो कन्नड़ भाषा में ये प्रयोग होता है, ये हमारे गुजराती में प्रयोग होता है। तो प्राकृत भाषा ये सीधे समझिए कि वहां से लेकर के जो हजारों वर्षों पूर्व से प्रारंभ हुई वो अपभ्रंश के रूप में आई, और हम तो कहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के साथ में बगल की बिल्डिंग में जो बौद्ध अध्ययन केंद्र चल रहा है, उनकी जो सम्मानित पाली भाषा है वो भी प्राकृत का ही एक भेद मानते हैं और उसी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। तो प्राकृत ने तो सबको ग्रहण कर लिया, किसी को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, हर किसी की चिंता की। और अब बात हो रही थी कि उसमें केमिस्ट्री की भी बात है, बायोलॉजी की भी बात है। तो जब हम विचार करते, तो मैं एक ग्रंथ का कार्य कर रहा था, मेरा उसमें जो कार्य था वो तो भक्ति साहित्य पर चर्चा कर रहा था, तो मैं भक्ति परक जो काव्य उनको देख रहा था, प्राकृत भाषा के निबद्ध काव्यों को। उसके दौरान एक काव्य मुझे मिला, मैंने कहा इसमें भक्ति की तो कोई बात नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा है क्या? बहुत चिंतन किया, बहुत दिनों तक मुझे इसका उत्तर समझ में नहीं आया। उसमें वर्णन किस चीज का है उस चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और उसके साथ ही मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगा। उसमें वर्णन था कि ये जो जल है, ये जल भी जीव है। बोले जल जीव है, तो बोले जल के जीव किस किस प्रकार के होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो ओस के रूप में जल मेघों से बरस रहा है, वो ओस के जल भी उस जल जीव, जल का एक जीवों से युक्त है। जो ओले गिरते हैं, उस ओले में अलग जाति के जल का एक जीव उत्पन्न होते हैं। जल ही जिनका शरीर है, वो जल का एक जीव है। आपको समझ में आ रहा बच्चों? जल ही जिसका शरीर है। इसलिए हम जब जल पीते हैं, और आजकल तो ये परिस्थिति आ गई कोरोना के कारण कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी हम लोग मास्क लगा करके लेने लगे। तो जल को छानने की क्यों विधि बताई गई? उसमें जीव है, और जीव उसमें भी है और उसके आश्रय से भी। दो बातें हैं, जल स्वयं जीव है और जल के आश्रय से जीव रहते हैं। इन सारी बातों को, ऐसे तमाम रहस्यों को
किस किस प्रकार से। अब हवा की यदि बात करें तो हवा के बारे में उसमें बड़े शब्द आए, जो प्राकृत के शब्दों का भी उल्लेख आदरणीय विद्वद्गण कर रहे थे। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अंधड़ की जो बात आ रही है, अंधड़ भी हवा के वायु का एक जीवों का एक प्रकार है, उनमें भी जीव है। यद्यपि हम उस अंधड़ से स्वयं को परेशान महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जीव है। जैसे हम लोग, आप लोग घर में एक माताएं बहनें बड़ी बात करती हैं कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, गरम गरम तवे को लेकर तुरंत पानी के नीचे रख देते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग मना करते हैं। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वहां पर अचानक से एकदम गर्म तेज का एक, जो अग्नि का एक जीव है वो उत्पन्न है, और उसमें आपने जल को यदि डाला तो जल का एक जीवों और अग्नि का एक जीवों के संयोग से आपस में घात हो जाता है। तो इस प्रकार के तमाम जो कथन हैं, जो नैतिक हो, मानव मूल्यों की चर्चा हो, श्रृंगार की चर्चा, किसी भी प्रकार के जो साहित्य है, ऐसा नहीं कि साइंस ने कुछ आज नया खोज लिया। यदि साइंस को ये चीज लगती थी तो आज वो पुनः उस ओर मुड़ करके देख रहे हैं। नासा में तुरंत संस्कृत के विद्वानों को बुलाया गया, प्राकृत के विद्वानों को आज पांडुलिपि देखने के लिए बुलाया जा रहा है। जर्मनी आदि में इन सब चीज़ों की बड़ी मांग है। आज हमें ऐसे स्कॉलर चाहिए। और मैं मुख्य रूप से आपको यहाँ पर एक मिनट में ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान श्रेयांसनाथ जैन स्टडीज़ फंड की स्थापना की गई। उस फंड के अंतर्गत सिर्फ एक ही टारगेट रखा गया है कि हम जो भी करेंगे अंग्रेजी माध्यम से करेंगे। अंग्रेजी माध्यम से करने का कारण उसका यह है कि उस माध्यम से हम अब जो आम पब्लिक, जिसकी आजकल की भाषा या जो बहुत पढ़ी लिखी पब्लिक है, उसकी जो भाषा हो चुकी है वो अंग्रेजी हो चुकी है, तो क्यों ना हम इस अंग्रेजी के माध्यम से सभी भारतीय वाङ्मय की भाषाओं को, इसके ज्ञान को, इसके जो भी हमारे पास प्रचुर राशि है, उसको क्यों ना हम समाज में ज्यों का त्यों समर्पित करें। क्योंकि जहाँ से ग्रहण किया है वहीं ग्रहण वापस, उस ग्रहण को तुरंत वहीं समर्पित करने का हमारा भाव होता है। और रही बात भगवान आदिनाथ की, तो भगवान आदिनाथ ने जिस भारतीय संस्कृति का प्रारंभ किया, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति को नहीं, वो तो विश्व संस्कृति को उनका योगदान रहा। और प्राकृत भाषा से ही लेकर के उन्होंने सारा प्रारंभ, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन अर्धमागधी में दिया। और इस प्रकार से ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस प्राकृत को सुनने से ज़्यादा पढ़ने में और पढ़ने से ज़्यादा गुनने में आनंद आएगा। वैसा हम सभी निरंतर प्रयास करें। इसी भावना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।